सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग ने फॉरेन रियल्म के लोगों का खून बहाना शुरू कर दिया था। उसने इतनी लाशें बिछा दी थी कि उनकी पूरी एक टावर ही बन गई थी जिस पर बैठकर वो पूरे नेदरवर्ल्ड को चुनौती दे रहा था। वहीं एम्परर को भी अपने खुफिया जासूस से पता चल गया था कि वांग ने बिस्ट फॉरेस्ट में कई सारे यंग पेटिशनर को मार दिया था, जिससे अब सभी में जोश आ गया था और वो भी तेजी से नेदरवर्ल्ड के लोगों को मार रहे थे। वहीं वांग को रेस्क्यू करने के लिए एक सेल्फ सेवेरिंग रियल्म की टीम भेजी गई थी जो वांग तक पहुंच गई थी, पर वांग ने उन्हें नहीं पहचाना था। वांग उन पर शॉट पॉइंट कर देता है और कहता है कि कौन हो तुम लोग। इस पर उसमें से ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम हमारे यंग फ्रेंड वांग हो? हम इंपियल पास से आए हैं, हम ग्रेट एल्डर के आदेश पर तुम्हें रेस्क्यू करने आए हैं। तभी उनका एक आदमी वांग को विश्वास दिलाने के लिए नेदरवर्ल्ड के एक पेटिशनर की लाश लाकर इस बात का सबूत देता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। शियाओ को याद आता है कि यह लाश उसी की है जो कब से मेरा पीछा कर रहा था और वो 4 लोग थे। उसे ओल्ड मैन पहचान जाता है कि ये चुआन है जो इंपियल पास के सेल्फ रिलीज एक्सपर्ट है। वो अपनी स्वॉर्ड वापस रख लेता है और कहता है कि यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। इस पर ये चुआन कहता है कि खतरा है तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी जान बच सके तो कोई योद्धा की जान की कुर्बानी देना भी इसके लायक है। और वो रथ को बाहर निकाल देता है जिससे अब शियाओ उन सभी के साथ रथ में बैठकर आगे बढ़ने लग जाता है। शियाओ के पास ही वो वुडन बॉक्स था और ये चुआन पूछते हैं कि यंग फ्रेंड, तुम्हें जो खजाना मिला है क्या ये बूढ़ा उसे एक बार देख सकता है? शियाओ कहता है कि यह लकड़ी की बनी हुई संदूक काफी ज्यादा अनयूजुअल है और मुझे भी इसे खोलने का कोई तरीका नहीं मिला। और ये चुआन को वुडन बॉक्स देखने के लिए दे देता है। वो लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ये चुआन कहते हैं कि देखने में तो यह संदूक बिल्कुल सड़ा हुआ लगता है, लेकिन ये फिर भी इतना मजबूत कैसे है? जब तुम्हें यह उस खतरनाक जगह पर मिला था तो क्या कोई संकेत या रोशनी दिखाई नहीं दी? शियाओ सिर हिलाते हुए ना में जवाब देता है। इस पर रेस्क्यू टीम का यंग मैन कहता है कि भाई तुम सच नहीं बोल रहे हो। जब ऐसा अनमोल खजाना सामने आता है तो उसके साथ शुभ संकेत जरूर होते हैं और वैसे इसे खोलने की कोई चाबी भी होती है। कहीं तुम अपने स्वार्थ के कारण इसे छिपा तो नहीं रहे ताकि ये सारी शक्ति और ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास रहे? इस पर शियाओ कहता है कि यह चीज मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर हासिल की है, ये सिर्फ मेरी है। अगर ये इंपियल पास की किस्मत बदलने में मदद कर सकती है तो मैं इसे खुद ग्रेट एल्डर को सौंप दूंगा, इसीलिए तुम्हें मुझ पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। इस पर ये चुआन का भाई ये लियो हुआंग पर गुस्से में हमला करने लगता है, पर ये चुआन उसे रोक लेता है और कहता है कि बदतमीजी मत करो। और ये चुआन शियाओ से कहता है कि हुआंग तुम गलत मत समझना, मेरा भाई हमेशा से काफी गुस्सेल है, मैं बस इंपियल पास को लेकर चिंतित हूँ। और वो शियाओ को वापस वुडन चेस्ट लौटा देता है और कहता है कि हमने काफी खून बहाया है और काफी लोगों को खोया है। शियाओ को उनके अंदर से फॉरेन रियल्म के गिसेंट का एहसास हो रहा था जिन्होंने उस पर पहले हमला किया था, इसीलिए उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था और वो समझ जाता है कि ये तीनों गद्दार हैं जिन्होंने नेदरवर्ल्ड के लोगों से हाथ मिला लिया है। और वो गुस्से में कहता है कि शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस पर बूढ़ा बौखला जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तो शियाओ कहता है कि जब मैंने इस संदूक को लिया था तब एक अजीब सी रोशनी चमकी थी, पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन बातों के बीच उसने एक फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया और कहता है कि सीनियर आप इस एनर्जी को ध्यान से देखना। और वो सीनियर के माथे पर हमला कर देता है। उसने रेडियंस ऑफ द बिहेंडिंग इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिससे वो तुरंत वहीं मारा जाता है। इस पर उसका भाई गुस्से में हमला करने लगता है, पर शियाओ से मारकर दूर कर देता है और वो अपने पास बैठे यंग मैन को पकड़कर उस गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, जिससे बाकी नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर शियाओ का पीछा करने लगते हैं। शियाओ उस यंग मैन से कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक समझा, तो इंपियल पास का एक पावरफुल एक्सपर्ट है। 9 हेवन एंड 10 अर्थ ने तुझे पाला, फिर भी तुमने अपनी मातृभूमि को धोखा दे दिया। तुझे दुश्मनों से हाथ मिलाते हुए शर्म नहीं आई? तो इंसान कहलाने के लायक नहीं, तू जानवरों से भी बदतर है। इस पर नेदरवर्ल्ड के लोग बोलते हैं कि लड़के तू बेवकूफ है, तुम्हारा 9 हेवन एंड 10 अर्थ पहले ही कोलैप्स होने की कगार पर है, उनका विनाश होना तय है और फिर सब कुछ दोबारा शुरू होगा और हम अमर और भगवान बन जाएंगे और सभी जातियों को फिर से महानता की ओर ले जाएंगे। शियाओ से कहता है कि तुम फॉरेन रियल्म के लोगों के पैरों में कुत्तों की तरह रेंग रहे हो, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है
जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। और वो उससे यंग मैन से पूछता है कि तुम लोग इंपियल पास के किस कबीले से हो। पर जब वो जवाब नहीं देता तो शियाओ अपनी सोल पावर से उसे मार डालता है और वहाँ से भागने लगता है। वो उस पर हमला करने लग जाते हैं जिससे नेदरवर्ल्ड के सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर शियाओ डरने वाला नहीं था। वो कहता है कि तुम लोग काफी नहीं हो, बाकी नेदरवर्ल्ड की सेना कहाँ है। शियाओ उन्हें वापस उसी जगह पर लेकर जा रहा था। वो उन्हें एक साथ मारना चाहता था पर तभी शियाओ के नीचे एक एशियन एरे एक्टिवेट हो जाता है जिसके अंदर शियाओ को खींच लिया जाता है और वो जंगल की एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। उसके सामने सेकंड अंडर द हेवन लिखा हुआ था और उसे अतीत की यादें नजर आती है जिसमें वो सेकंड अंडर द हेवन की मेमोरी को देख पाता है। सेकंड अंडर द हेवन इमॉर्टल एशियन एरा का एक ड्रैगन बिस्ट था जिसकी पावर काफी भयानक थी और उसने भी अतीत में लड़ाई लड़ी थी पर फिर उसे एक जगह पर कैद कर दिया गया था और वो आज तक यही इस जगह पर सोया हुआ था। नेदरवर्ल्ड की वो सेना भी उस जगह पर पहुंच चुकी थी पर उन सभी पर सेकंड अंडर द हेवन का तेज प्रेशर पड़ने लग गया था। शियाओं पर भी तेज दबाव पड़ने लग गया था जो उस सेकंड अंडर द हेवन की वजह से पड़ रहा था। तभी वहां पर गोल्डन लाइन आ जाता है और बताता है कि इसने जानबूझकर अपनी पांचों इंद्रियों और 9 कॉन्शियसनेस को सील कर लिया है और अपनी ऊर्जा को कैद कर लिया है ताकि जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था में रह सके। इसके बारे में मत सोचो और इसे मत देखो तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये गहरी नींद में सो रहा है, वरना तुमने अभी जो इसे एक नजर भर देखा था उससे तुम्हारी सोल भी पूरी तरह से भस्म हो चुकी होती। शियाओ वही पत्थर के पीछे छिपा हुआ था और सोचता है कि गहरी नींद में ही इसका दबाव इतना ज्यादा है जो सेल्फ रिलीज कल्टीवेटर्स को भी तड़पा रहा है। अगर ये जिंदा होता तो ये कितना खौफनाक होता। गोल्डन लाइन बताता है कि एशियन एरा में ये दूसरा सबसे मजबूत ताकत वाला बिस्ट हुआ करता था पर इसने ट्रू ड्रैगन के साथ एक लड़ाई लड़ी थी ताकि दुनिया का सबसे नंबर 1 बन सके। फिर अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इमोर्टल एशियन एरा के दौरान ये सेलेस्टियल बिस्ट फॉरेस्ट एशियन मोंक लाइनी एज की सीट हुआ करती थी और इसे लोटस प्योर लैंड के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई विरासतें पीछे छोड़ी थी जिनमें से इंडस्ट्रीटेबल गोल्डन बॉडी एक है और हमें एशियन एरा के इमोर्टल मोंक किंग को भी दिखाया जाता है। उन्हें एहसास हो गया था कि दोनों रियल्म के बीच एक ग्रेट वार होने वाली है। उन्होंने कई सारे बिस्ट को बुलाया था जिन्होंने उनके वंश में शरण ली थी, इसीलिए वो उन सभी से कहते हैं कि तुम अब मेरे कुल में शामिल हो गए हो, इसीलिए तुम्हें सच्चे धर्म का पालन करना होगा और ये स्क्रिप्चर तुम्हें इंडिस्ट्रिक्टेबल गोल्डन बॉडी को फ्रोज करने में मदद करेंगे ताकि आप सभी के दिलों में करुणा का भाव बना रहे। अब तुम्हें राक्षसों को वश में करके जीवित प्राणियों को आश्रय देना होगा। सभी इसके लिए एशियन मोंग का शुक्रिया अदा करते हैं। वो बताते हैं कि मेरे वंश की परंपरा का अंत हो गया है, इसलिए जो भी मेरी शक्तियां पाना चाहेगा उसे कर्मा पुल की यात्रा करनी होगी और मेरे ट्रायल को पास करना होगा और इसमें पास होने के बाद ही उसे एशियन मोंग की विरासत मिलेगी। गोल्डन लाइन एंसेस्टर भी उन्हीं बिस्ट में से एक था पर फिर उसने अपनों को धोखा दिया और फॉरेन रियल्म के लोगों के साथ मिल गया था और अब वापस हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सभी लोगों पर अभी भी तेज प्रेशर पड़ रहा था पर कुछ ही समय में ये प्रेशर खत्म हो गया था। ये गोल्डन लाइन बताता है कि सेकंड अंडर द हेवन बिस्ट ड्रैगन वंश की उप शाखा से आता है और ये ट्रू ड्रैगन से बहुत कम अंतर से हार गया था और इसका मेरे कुल के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। पहले मेरे पूर्वज भी इस इलाके में रहा करते थे। शियाओ भी ये सब सुन रहा था और कहता है कि गद्दार है जो अपनों का साथ छोड़कर इस फॉरेन रियल्म के लोगों के साथ मिल गया। वहां पर वेनेरेबल मोयान भी आया था जो सेल्फ रिलीज रियल्म में था और फॉरेन रियल्म का एक पावरफुल एंसेस्टर था। वो कहता है कि हमारे एशियन एंसेस्टर आनलान और यूतुओं ने पहले भी इस जगह पर हमला किया था पर बुरियल एबिस के एक सुप्रीम ने उन्हें रोक लिया और गंभीर रूप से घायल होने के बाद वो इंपियल पास से पीछे हट गए थे और इस बिस्ट माउंटेन के गोल्डन डाविस्ट भी थे पर अभी वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता और इस जगह का प्रेशर काफी ज्यादा है और वहाँ का कल्टीवेशन लेवल काफी लो है, इसीलिए वो काफी समय पहले ही यहाँ से निकल गया होगा। एसर गोल्डन लाइन कहता है कि हमारे क्लेन के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि यहाँ आगे कर्मा पुल मौजूद है जिसके अंदर इमोर्टल मोंग किंग की विरासत मौजूद है, इसीलिए मैं इस मौके का फायदा उठाकर इंडिस्ट्रेटेबल गोल्डन बॉडी को प्राप्त कर सकता हूँ। इसीलिए वांग को ढूंढने से पहले इस भाग्य को लेना सही होगा और वो सुनकर बताता है कि वांग
पहले ही उस तरफ निकल गया है और वो सभी को लेकर उस तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो उस पुल की विरासत को प्राप्त करना चाहता था। शियाओ भी समझ गया था कि गोल्डन लायन नाटक कर रहा है, इसके पीछे जरूर कोई बुरा मकसद होना चाहिए और मैं कभी भी इन 9 हेवन एंड 10 अर्थ्स के भाग्य को सीज करने नहीं दे सकता। और वो भी उनके पीछे चला जाता है। उस माउंटेन के ऊपर कर्मा पुल था जहाँ गोल्डन लायन और बाकी सभी पहले गए थे। उस पुल को देखकर गोल्डन लायन काफी खुश होता है और कहता है कि वास्तव में एशियन मोंग की विरासत यहाँ पर मौजूद है। वास्तव में आज मेरा भाग्य खुल गया, मैं आसानी से उस इनविजिबल गोल्डन बॉडी को प्राप्त कर सकता हूँ और फिर उस वांग को मारकर उससे इनाम प्राप्त करूंगा और फिर कोई भी मुझे स्लेव क्लैन का वंशज कहने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो जल्दी से उस पुल के अंदर जाने लगता है, पर तभी एक खुनपेंग टेक्निक से उस पर हमला होता है और वांग पहले ही उस जगह पर पहुंच गया था और उसने ये हमला किया था। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ तो आ गए पर तुम्हें अपनी मौत ही मिलेगी। गोल्डन लायन कहता है कि लड़के तुम काफी एरोगेंट हो, पर आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और उस पर हैंड टेक्निक से हमला करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।